आज के समय में आध्यात्मिकता और चमत्कार के नाम पर कई लोग सोशल मीडिया पर मशहूर हो रहे हैं। लाखों फॉलोअर्स, करोड़ों की कमाई और आडंबर से भरी जिंदगी। लेकिन क्या ये सच में अध्यात्म है या फिर सिर्फ एक कारोबार? ये कहानी है तान्या की, जो खुद को स्पिरिचुअल गुरु बताती थी, लेकिन असल में एक धोखेबाज थी। इस वक्त लाइटिंग के बीच तान्या एक मंच पर खड़ी थी। सफेद कपड़े, गले में माला, हाथ में जपमाला, चेहरे पर नकली मासूमियत। बच्चों, जिंदगी का दुख केवल आत्मा से जुड़ा नहीं होता है। मैं तुम्हें वो राह दिखाऊंगी जिससे तुम्हारे सब दुख मिट जाएंगे। लोग तालियां बजाते हैं, आंसू बहाते हैं। सोशल मीडिया पर तान्या के वीडियो वायरल होने लगे। लोग कहते, वाह, ज्ञान की बातें करती है। लेकिन पीछे की हकीकत कुछ और ही थी। तान्या यहाँ से निकलकर बैक स्टेज जाती है और अपने मैनेजर पर बरस पड़ती है। अरे सुनो, कल से सेशन में कम से कम 500 वीआईपी पास बिकने चाहिए। 50,000 से कम फीस मत लेना। और हाँ, कैमरे के लिए कुछ नकली मिरेकल भी तैयार करो। गुरुजी, लोग इसे महंगा समझते हैं। अरे बेवकूफ, लोगों को डर दिखाओ। कहो कि अगर मेरे ध्यान में नहीं बैठे तो ग्रह बिगड़ जाएंगी, बीमारी बढ़ जाएगी, शादी नहीं होगी। डर बेचो, डर विक्रम, तभी पैसा आएगा। आप जैसा कहें गुरुजी। और गुरुजी, मैं दुनिया के लिए हूँ, तुम मुझे सिर्फ बॉस बुलाओ। बताओ, क्या हूँ मैं तुम्हारी? जी बॉस, हम सबकी बिग बॉस। ये सब बातें करके दोनों हंसते हैं और तान्या भक्तों को ध्यान, योग और चमत्कार के नाम पर लाखों रुपए वसूलती है। लेकिन असल में उसका मकसद सिर्फ पैसा और शोहरत थी। स्टेज पर शांत, दिव्य और करुणामयी गुरु, लेकिन असल में तान्या एक क्रूर बिजनेस वुमेन थी। उसके लिए हर भक्त एक ग्राहक था। चमत्कार के नाम पर वो नकली एक्ट करती थी। लेकिन अब उसकी कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब उसके लाइफ में एक पत्रकार बलराज की एंट्री हुई। अरे, इतनी बड़ी गुरु और इतने लोग अंधाधुंध पीछे भाग रहे हैं। लेकिन क्या सच में ये वही है जो दिखती है? मुझे सच्चाई जाननी होगी। बलराज तान्या की सच्चाई जानने के लिए बहुत उत्सुक था। तान्या के सेमिनार में क्या होता है, ये जिज्ञासा उसे और हौसला देती है। इसीलिए वो तान्या के सेशन में जाता है, सब कुछ नोट करता है और आखिरकार उसे लगता है कुछ गड़बड़ है। बलराज एक खोजी पत्रकार था। उसने तय किया कि वो तान्या का सच दुनिया के सामने लाएगा। सभी भक्त सर झुकाते हैं। एक महिला आगे आती है और नोटों की गड्डी रख देती है। वो औरत तान्या से अपनी समस्या बताती है और उससे कहती है, गुरु माँ, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, कृपया कर दीजिए। लड़के वालों को हमारी बिटिया पसंद ही नहीं आती। तुम्हारी बेटी की शादी अगले 6 महीने में हो जाएगी, विश्वास रखो। ये तो कोई भविष्यवाणी नहीं, बस साइकोलॉजिकल ट्रिक है। अगर शादी हो गई तो गुरु माँ का आशीर्वाद, नहीं हुई तो कहेगी भक्ति कमजोर थी। वाह, कमाल है। बलराज धीरे धीरे तान्या के पीछे पड़ता है। वो उसके पुराने वीडियोस खोजता है। पता चलता है कि 5 साल पहले तान्या एक स्ट्रगलिंग मॉडल थी, जिसने एक टूरिज्म पेजेंट भी जीता था, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाई। बलराज को पता चला कि तान्या ने अपने करियर की असफलता के बाद नया रास्ता चुना, फर्जी अध्यात्म का रास्ता। अपनी इन्वेस्टिगेशन में उसे तान्या का पुराना वीडियो मिला। ये तान्या पार्टी में डांस कर रही है, शराब पी रही है। आज वही लड़की सफेद कपड़े पहनकर गुरु माँ बनी बैठी है। तो ये है असली चेहरा। बलराज को अब मामला साफ साफ समझ आने लगा कि कैसे ये कहानी शुरू हुई। वो तान्या से मिलने का प्लान बनाता है ताकि उसके बारे में और जान सके। वो चालाकी से इंटरव्यू के बहाने अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेता है। और अब रात के समय जब बाहर भक्त लाइन में बैठे थे, तब बलराज अंदर जाता है। अब बलराज और तान्या आमने सामने बैठे हैं। तो तुम पत्रकार हो, तुम्हें क्या लगता है मैं भी उन ठग गुरुओं में से एक हूँ? मैं निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सवाल करना पसंद करता हूँ। लेकिन हाँ, तुम्हारे तरीके मुझे असली अध्यात्म से ज्यादा व्यापार जैसे लगते हैं। व्यापार तो सब कर रहे हैं। कोई कपड़े बेच रहा है, कोई दवा। मैं बेच रही हूँ शांति। फर्क बस इतना है कि मेरा माल अदृश्य है। लेकिन असली शांति बेची नहीं जाती, वो भीतर से आती है। तुम लोगों के डर का इस्तेमाल कर रही हो। डर ही इंसान को चलाता है। अगर मैं डर नहीं दिखाऊंगी तो ये लोग मेरे चरणों में क्यों बैठेंगे? इनकी कमजोरी ही मेरी ताकत है।
तो तुम मानती हो कि ये सब धोखा है? धोखा? नहीं, मैं इसे कला कहती हूँ। हर कोई सच्चाई नहीं झेल सकता। इन लोगों को सपनों की जरूरत है और मैं उन्हें सपने बेचती हूँ। लेकिन उन सपनों की कीमत लाखों रुपए क्यों? कोई गरीब आदमी अगर सच में मदद मांगे फिर? गरीब मेरे ग्राहक नहीं है। जो पैसा दे सकता है वही शांति खरीद सकता है। और वैसे भी जिसे रोटी चाहिए वो मुझसे क्यों मिलने आए? यानी अध्यात्म तुम्हारे लिए एक दुकान है और भक्त तुम्हारे ग्राहक। और मैं इस दुनिया की मालिक, सबकी बॉस, सबसे बड़ी सेल्स वुमेन, बिजनेस वुमेन, अध्यात्म वुमेन, सब कुछ हूँ मैं। ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक दिन तुम्हारा सच सबके सामने आएगा। सच में तुम वही मानते हो जो मैं दिखाती हूँ, और भीड़ की आंखों में सिर्फ वही चमकता है जो मैं चाहती हूँ। तुम अकेले हो, मेरे लाखों भक्त की देवी हूँ मैं। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? सच अकेला हो सकता है लेकिन झूठ कभी नहीं टिकता। मैं लौटूंगा और अगली बार सिर्फ सवाल लेकर नहीं, सबूत लेकर आऊंगा। ये कहकर बलराज वहाँ से चला जाता है और वो दिन रात एक करके तान्या के खिलाफ गवाह ढूंढने लगता है। इसी बीच उसे कुछ सताए लोग मिलते हैं जो तान्या द्वारा पहले ही ठगे जा चुके थे। वो लोग बलराज से मिलते हैं। बलराज उनका बयान रिकॉर्ड करता है। तो क्या हुआ था आपके साथ? मैंने अपने बेटे की बीमारी के लिए तान्या को 5 लाख दिए। उसने कहा ध्यान से सब ठीक होगा, लेकिन मेरा बेटा ठीक हुआ ही नहीं। उसने कहा मेरे व्यापार में लाभ होगा। मैंने लाखों दिए लेकिन सब डूब गया, और अब तो वो पलटकर फोन भी नहीं उठा रही, ना ही उसके लोग हमें जवाब देते हैं। क्या इस बात को दुनिया के सामने कह पाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। बलराज सारे सबूत कलेक्ट कर लेता है। तान्या की पुरानी वीडियो फुटेज और जिन लोगों को उसने बुद्धू बनाया, उन सब के साथ मिलकर वो उसके मैनेजर की बातें भी रिकॉर्ड कर लेता है। और आज वो तान्या का पर्दाफाश करने पहुंचता है जहां उसका सेशन चल रहा था। रुकिए, लोग आपकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन क्या आप सच में देवी हैं या फिर एक धोखेबाज? बेटा तुम अज्ञानी हो, मैं आत्मा से जुड़ी हूँ। तुम मेरे शब्द नहीं समझ सकते। समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सबूत है। बिग बॉस। राघव बड़ा स्क्रीन चालू करता है। उसमें तान्या के पुराने मॉडलिंग वीडियो, पार्टी क्लिप्स और मैनेजर विक्रम की रिकॉर्डिंग चलती है। भीड़ हक्का बक्का रह जाती है। तान्या घबरा जाती है। बॉस, आप बिल्कुल सही कह रही थी। लोगों को डर दिखाना सबसे आसान गेम है। बीमारी, ग्रह, नक्षत्र, शादी, सब पर खेलो, पैसा अपने आप आएगा। लोग पागल हैं। धोखेबाज, हमें मूर्ख बनाया। पैसा लुटाओ हमारा। हे भगवान, कितनी मक्कार औरत है ये तो। नहीं नहीं, ये सब षड्यंत्र है। ये कोई षड्यंत्र नहीं, सच है। तुमने विश्वास का व्यापार किया, लोगों के दुखों को बेचकर महल खड़ा किया, लेकिन अब सच सबके सामने है। अखबार की हेडलाइन फ्लैश होती है। फर्जी स्पिरिचुअल गुरु तान्या बेनकाब, लाखों का धोखा, केस दर्ज। तान्या का साम्राज्य धराशाही हो गया। उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। उसके भक्त अब उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। तभी वहाँ पुलिस आती है। चलिए, आपको हमारे साथ चलना होगा। आप सब पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपके सारे अकाउंट सील किए जाते हैं और सोशल मीडिया अकाउंट को भी बंद किया जाता है। तुम सबको मैं देख लूंगी। बॉस, हमारा क्या होगा? कुछ तो करो। दोनों सलाखों के पीछे जाते हैं। कभी चमक धमक और स्टाइलिश साड़ी में दिखने वाली तान्या आज सफेद कपड़ों में खड़ी थी, वो भी कैदी बनकर। उससे मिलने बलराज जेल में जाता है। तो आखिरकार विजेता पत्रकार मुझसे मिलने आया है। क्या लेने आए हो? इंटरव्यू या मेरी हालत देखकर तसल्ली? मैं तसल्ली करने नहीं आया तान्या, सिर्फ ये जानने आया हूँ कि अब भी तुम्हें अपने किए पर पछतावा है या नहीं। पछतावा क्यों करूं? मैंने करोड़ों कमाई, आलीशान जिंदगी जी। हजारों लोग मेरे पैरों पर गिरे, जो कुछ चाहा पाया। हाँ, अब मैं जेल में हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ ये भक्त मूर्ख हैं। जैसे ही मैं बाहर आऊंगी फिर से मेरे पीछे दौड़ेंगे। तुम्हारा यही घमंड तुम्हें हमेशा के लिए गिरा देगा। लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं। तुमने जिनको धोखा दिया उनका विश्वास कभी वापस नहीं मिलेगा। पैसा और शोहरत कुछ समय का खेल है। तान्या,
लेकिन इंसानियत और सच्चाई हमेशा जीतती है। तुम्हें लगता है तुमने मुझे हरा दिया? नहीं बलराज, तुम भूल जाते हो। कल नया गुरु आएगा, नया चमत्कार आएगा और लोग फिर से किसी और के चरणों में झुकेंगे। ये भीड़ कभी नहीं बदलती। शायद भीड़ ना बदले, लेकिन हर भीड़ में कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं, सवाल करते हैं, और वही लोग असली बदलाव लाते हैं। तुम्हारी कहानी एक सबक बनेगी ताकि अगली बार कोई तान्या लोगों को ठग ना सके। ये कहकर बलराज चला जाता है। इधर सोशल मीडिया से उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। जो लोग कल तक गुरु माँ कहते थे, अब उसे कहते हैं ठगनी। तान्या की कहानी हमें ये सिखाती है कि अंधविश्वास, डर और दिखावा कभी सच्चा अध्यात्म नहीं हो सकता। सच्चा गुरु वही है जो तुम्हें खुद की शक्ति पहचानना सिखाए, ना कि तुम्हारी जेब खाली करके तुम्हें गुलाम बना दे। दिनेश अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रहता था, क्योंकि वो कोई काम करना नहीं चाहता था। बस अपने ससुराल के पैसों पर ऐश करना चाहता था, क्योंकि उसके ससुराल वाले बहुत पैसे वाले थे। लेकिन ये चीज उसकी पत्नी गायत्री को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक दिन वो अपने पति के पास आती है और बोलती है, सुनिए जी, आप कब तक मेरे घर की जमाई बन के यहीं पड़े रहेंगे? कभी तो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करिए। अगर मैं अपने पैरों पे नहीं खड़ा हूँ तो क्या तुम्हारे पैरों पे चलता हूँ? तुम भी ना पता नहीं क्या बोलती रहती हो। मैं इस तरह पैरों पे खड़े होने की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि पैसे रुपयों से काम में खड़े होने की बात कर रही हूँ। अपना कोई काम क्यों नहीं शुरू करते हो आप? जब मेरे ससुर जी के पास इतनी दौलत है तो मुझे काम करने की क्या ही जरूरत? अगर मैं काम करूँगा तो क्या फायदा इतनी दौलत का? और मेरे ससुर जी को भी ना कितना बुरा लगेगा कि उनके होते हुए उनका दामाद काम कर रहा है। अरे इतना पैसा है उनके पास, 7 पुश्ते बैठ के खाएंगी, तो काम करने की क्या ही जरूरत है? इसका मतलब आप कोई काम नहीं करेंगे, ऐसे ही घर जमाई बन के घर में ही पड़े रहेंगे? मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मेरे तुम्हारे घर में रहने से तुम्हें क्या परेशानी, दिक्कत है? अरे तुम्हारे घर वालों को तो मुझसे कोई परेशानी नहीं होती। क्योंकि उन लोगों को ताने नहीं सुनने पड़ते हैं, बल्कि मुझे सुनना पड़ता है। जब मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं तुम्हारा पति क्या करता है, अब उन्हें क्या ही बोलूं, मेरा पति घर जमाई बन के घर में ही पड़ा रहता है। हाँ तो बोलने दो ना, इसमें बुराई क्या है? और ना जाने कितने लोग अपने ससुराल में खुद घर जमाई बन के रहते हैं, और यहाँ तो मैं तुम्हारे माँ बाप की मर्जी से घर जमाई बन के रह रहा हूँ। मैं मानती हूँ कि आप मेरे माता पिता की मर्जी से रह रहे हैं, लेकिन खुद के अंदर भी तो थोड़ी शर्म होनी चाहिए ना। आपके अंदर तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। आप जैसे मतलबी इंसान के साथ शादी करके मैं बहुत पछता रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी मेरा पति मेहनती इंसान हो, लेकिन आप तो घर जमाई बन के अपने ससुराल में ही पड़े रहते हैं और अपने ससुराल के पैसों पे ही खाना खाते हैं। गायत्री इतना कहकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है, लेकिन दिनेश पर उसके किसी भी बातों का कोई असर नहीं होता है। वो आराम से अपने ससुराल में रहता, खाता पीता और पूरे दिन घर में ही पड़ा रहता था। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन गायत्री मंदिर से घर लौट रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन उसे रोक कर बोलती है, बेटी, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम अपने मायके में ही हो, अपने ससुराल कब जाओगी? आंटी जी, बस थोड़े ही समय में चली जाऊंगी। वो क्या है ना, पापा मम्मी मुझसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए मुझे अपने ससुराल नहीं जाने दे रहे हैं। बेटी वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें तुम्हारे पति की इज्जत घटती है। आखिर वो कितने दिन तुम्हारे घर में पड़ा रहेगा? उसे भी तो अपने घर जाकर अपना काम देखना चाहिए ना। अब मैं आपको क्या ही बताऊं आंटी जी, मेरा पति ही घर में पड़े रहने के लिए राजी है। मेरे माँ बाप क्या ही करेंगे? क्या हुआ बेटी, क्या सोचने लगी? मेरी बात का बुरा मान गई क्या? मैं तो बस इसलिए बोल रही थी क्योंकि शादी के बाद अगर लड़की अपने मायके में ही बसी रहेगी तो अपने गृहस्थी कब बसाएगी? लड़की वही अच्छी लगती है जो ससुराल में रहे अपने। मैं आपकी बात समझ रही हूँ आंटी जी, लेकिन मुझे अपने मम्मी पापा को भी तो देखना है ना। और मेरे पति सच में बहुत अच्छे हैं, जो अपने घर से पहले मेरे मम्मी पापा के बारे में पहले सोचते हैं, वरना कोई आदमी इतने दिन अपने ससुराल में थोड़ी ना रहता है। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बेटी, लेकिन अपने पति की इज्जत बनाए रखना भी तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी है ना। जितना जल्दी हो सके अपने ससुराल जाओ और अपनी गृहस्थी बसाओ। शांति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद गायत्री गुस्से में अपने घर आ जाती है। तभी उसका पिता राजवीर उससे बोलता है, अरे क्या हुआ, मेरे बेटे को गुस्से में लग रही है? हाँ पापा, मैं बहुत गुस्से में हूँ, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। बेटी मैंने क्या किया, तुम मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही हो? पापा, आपको अपने दामाद को घर जमाई नहीं बनाना चाहिए।
एक तो वो पहले ही आलसी थे और घर जमाई बनने के बाद और ज्यादा आलसी हो गए हैं। अरे तो क्या हुआ बेटी, दामाद जी का ही तो घर है। अरे वो जब तक चाहे रह सकते हैं, और तू तो मेरी बेटी है ना, तेरे बिना मैं कैसे रहूँगा। पिताजी मैं आपकी बातों को समझ रही हूँ, लेकिन शादी के बाद एक लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। अगर वो अपने ससुराल में ना हो तो उसकी इज्जत घट जाती है। सभी उसे ज्ञान ही देते हैं बस। अरे तुम्हें किसने क्या कह दिया, जो तुम इतनी परेशान हो गई? मुझे बताओ, लाशें बिछा दूंगा। मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता। मैं उसे खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पापा मैं जानती हूँ कि आप ये चाहते हैं कि मैं खुश रहूँ। आपने ये सब इसीलिए किया है ताकि मैं खुश रहूँ। तो क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? हाँ हाँ बेटा, जरूर मानूंगा। बोलना, क्या करना है मुझे? पापा हर कोई आपको ताना मार रहा है। आप जाइए और अपने दामाद से बोलिए कि वो इस घर से निकल जाए और कहीं जाकर दूसरा इंतजाम करे रहने का। लेकिन बेटा, तेरे बिना मैं कैसे रहूँगा? पापा हर लड़की को एक न एक दिन अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। आप नहीं चाहते कि आपसे लोग कहे कि आपने अपनी लड़की के लिए एक अच्छा दामाद ढूंढा है। राजवीर गायत्री की बात मान लेता है और अपने दामाद को उसके घर जाने की इजाजत दे देता है, जिसे सुनते ही मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो और वो बोलता है, पापा जी आप ये क्या बात कर रहे हो? अरे मैं अपने घर क्यों जाऊँ? मुझे नहीं जाना। हाँ दामाद जी, वो बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि दामाद को घर पे बिठा के रखा है, उसको जाने के लिए क्यों नहीं बोलते। तो मुझे महसूस हुआ कि अपनी बेटी को पास रखने के लिए आपको आपके परिवार से दूर रख रहा हूँ, आपकी इंसल्ट कर रहा हूँ, इसलिए अब मैं आपको आजाद करता हूँ। बस इतनी सी बात है पापा जी। अरे आप इतनी सी बातों के लिए इतना परेशान हो रहे हो। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है। अरे बोलने दो ना, कुत्ते भौंकते हैं तब भी तो हाथी चलता है ना। तो क्या जरूरत है? अरे पापा जी समझने की कोशिश कीजिए, आपकी खुशी आपकी बेटी के साथ है और मैं अपने स्वार्थ के लिए आपको आपकी खुशियों से दूर करूं? नहीं पापा जी, हम तो यहीं रहेंगे। मैं आपको आपकी बेटी से कभी दूर नहीं करूंगा। नहीं दामाद जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। अरे मुझे दुख नहीं होगा। अरे लड़की तो जाती ही है एक दिन अपने बाप को छोड़कर, लेकिन वो खुश रहेगी तो मैं भी खुश हूँ, इसलिए आप जाइए। अपने ससुर की बात सुनकर दिनेश बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके पास एक छोटे से घर के सिवा कुछ नहीं था और वो अपनी पत्नी के पास जाता है। गायत्री तुमने सुना पापा जी क्या कह रहे थे? अरे वो कह रहे थे कि अपने घर जाओ। ये आज नहीं तो कल बोलना ही था। वो भी समाज का हिस्सा है और पुराने ख्यालात के हैं। वो तो बस मोह के कारण नहीं बोल रहे थे। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? आपके घर, और कहाँ जाएंगे? इतना बड़ा बंगला छोड़कर मैं छोटे से घर में नहीं जाना चाहता। तो मेहनत करिए ना, बड़ा बंगला बना लीजिए। कब तक अपने ससुराल में ऐसे ही पैसों पे जिएंगे? चलिए पतिदेव, अब आपके अपने ससुराल से विदाई होने का समय हो गया है। बहुत आराम कर लिया आपने, अब थोड़ा काम कर लीजिए। ये क्या बोल रही हो तुम? अरे विदाई तो लड़कियों की होती है, लड़कों की थोड़ी होती है। हाँ होती होगी लड़कियों की विदाई, लेकिन आज पहली बार किसी लड़के की विदाई होगी। आप देखिएगा, मैं आपकी विदाई में कोई कमी नहीं रखूंगी। देखो तुम ना ज्यादा मजाक मत उड़ाओ। देखना तुम्हारे पिताजी ना मैं खुद रोकेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ वो तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। इसी चीज का फायदा उठाकर तो आप आलसी हो गए हैं। अगर ये काम आप पहले कर लेते तो मेरे पिताजी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती, दामाद जी आप अपने घर जाइए। अरे तुम तो ऐसे बोले जा रही हो ना जैसे मैं अपनी मर्जी से घर जमाई बना था। अरे उन्होंने बोला तो मैं बन गया। हाँ तो अब जाने के लिए बोला गया है तो जाना तो पड़ेगा ही। हाँ तो जा तो रहा हूँ ना, रुक कहाँ रहा हूँ मैं तो रुकने का सोच भी नहीं रहा। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि पापा जी को अचानक क्या हो गया, उनका दिमाग बदल कैसे गया? वो अपनी बेटी के बिना रहने के लिए तैयार हो गए। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, ये सब हो क्या रहा है? एक तरफ जहाँ गायत्री अपने ससुराल जाने की बात सुनकर खुश थी, वहीं दूसरी तरफ दिनेश बहुत दुखी था, क्योंकि अब उससे अपने ससुराल का ऐशो आराम छोड़कर अपने घर जाना पड़ रहा था, जहाँ उसे बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी थी। लेकिन दिनेश इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसकी विदाई के पीछे और किसी का नहीं बल्कि उसकी पत्नी का ही हाथ है। और इस तरह से गायत्री अपनी लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार अपने पति की विदाई करवाने में कामयाब हो ही जाती है। शोभना अपने बेटे, बहू और 2 बेटियों के साथ रहा करती थी। शोभना की 4 बेटियां थी, जिसमें से 2 की शादी हो चुकी थी और 2 बेटियां अभी तक कुंवारी थी।
वहीं शोभना के बेटे अजय की भी शादी हो चुकी थी। अजय की शादी को अभी बस साल भर ही हुआ था। सभी हंसी खुशी रहा करते थे। एक रोज चमेली काम करते हुए चक्कर खाकर गिर जाती है। बहू तू ठीक तो है ना? अरे किरण, सीमा, जल्दी यहाँ आओ। भाभी आप ठीक तो हैं? क्या हुआ भाभी को? अभी तो ठीक थी। तभी शोभना डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर भी आकर शोभना को बताता है कि चमेली को किसी कमजोरी की वजह से चक्कर नहीं आया है, बल्कि वो माँ बनने वाली है। क्या मतलब? मैं दादी बनने वाली हूँ? ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे किरण, सीमा, तुम दोनों बुआ बनने वाली हो। बहू, कितनी बड़ी खुशी दी है आज तूने मुझे। हाँ हाँ भाभी, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है कि मैं बुआ बनने वाली हूँ। अब तो बहू का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना होगा। क्यों बहू, सही कहा ना मैंने? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे जो काम होगा मैं कर लूंगी। शोभना दादी बनने की खबर से बहुत खुश होती है, लेकिन वो अपनी बहू का ख्याल भी रखती है। देर शाम किचन में शोभना हलवा बना रही होती है। तभी वहाँ पर किरण का आना होता है। अरे वाह माँ, आपको कैसे पता मुझे हलवा खाने का मन था? वैसे किसी ने सच ही कहा है कि माँ का दिल सच्चा होता है। और माँ, क्या समय लगेगा हलवा बनने में? बस हो ही गया। तू बाहर जाकर देख बहू कहाँ है और क्या कर रही है। क्यों, भाभी को नहीं देना क्या ये हलवा? अरे थोड़ा सा दे देते हैं ना माँ, वो ऐसी हालत में है। आप तो जानती है ना, उनसे ये सब छुपाना अच्छा नहीं है। ये सारा का सारा हलवा उसके लिए ही है। तेरे लिए मैंने कोई हलवा नहीं बनाया है। क्या? ये भाभी के लिए बनाया है आपने? लेकिन आप तो जानती है ना मुझे कितना पसंद है ये। तो खुद बना। और सुन, बहू को कह दे हॉल में आकर बैठे। मैं उसके लिए हलवा ला रही हूँ। ये ले, जितनी भी बची है कढ़ाई में वो पोंछ कर तू खा ले। अब इसमें बचा ही क्या है, ये भी अपनी बहू को खिलाती ना। अब मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है माँ कि आप मुझसे ज्यादा भाभी पर ध्यान दे रही है। अब किरण हॉल में जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ भाभी चमेली को अपने हाथों से हलवा खिला रही थी। अरे तू खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जा जाकर पानी ले आ बहू के लिए। इन लोगों ने तो मुझे नौकर ही समझ लिया है। और भाभी को देखो कितनी जल्दी बदल गई। और माँ तो अब जैसे मेरी सौतेली माँ है वैसे व्यवहार कर रही है। नहीं, मैं बुआ बनने के लिए जितनी खुश हूँ उससे ज्यादा तो मुझे इस बात का दुख है कि जो बच्चा भी इस दुनिया में आया भी नहीं, उसके नाम से ही सब बदल गए। वो आया तो मैं हर समय नौकर ही बनकर रह जाऊंगी। अब किरण अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है। बगल में सीमा टीवी देख रही होती है। अरे क्या हुआ? तूने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है जैसे तुझसे किसी ने तेरा राजपाट छीन लिया हो? हाँ सीमा, तू सही कह रही है। हमारा राजपाट ही तो हमसे छिन रहा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम दोनों का यहाँ कुछ नहीं रह जाएगा। तू बातें मत बना और बता हुआ क्या है? कौन सा राजपाट छीन लिया तुझसे? मुझे नहीं पता। माँ को भाभी के लिए कितना प्यार आ रहा है। माँ ने भाभी के लिए मेरी पसंद का हलवा बनाया है, लेकिन मुझे ही नहीं दिया। और कढ़ाई में जो बचा कुचा उसे चाटने को कह दिया। वैसे भी तू इसी लायक है। चल अब चुप कर, मुझे मूवी देखने दे। तू फिल्म ही देखती रह। जिस दिन हमारी जिंदगी फिल्म बनेगी ना, उस दिन तुझे पता चलेगा। अच्छा ठीक है, अभी मुझे परेशान मत कर। जो दिल में आए वो कर। किरण को अपनी माँ का प्यार नहीं मिल पा रहा था। शोभना भी चमेली को प्यार देने में लगी हुई थी। और तो और किरण घर का काम भी करती थी और अपनी माँ की डांट भी सुन रही थी। किरण यहाँ बैठी फोन क्या चला रही है? जा अपनी भाभी के लिए थोड़ी सी काजू बादाम भून दे और उसे उसके कमरे में दे आ। माँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप भाभी के लिए कुछ ज्यादा ही सीरियस है। माँ, बच्चे तो महिमा दीदी और खुशी दीदी के भी हुए हैं ना, लेकिन आज से पहले आपके अंदर उनके लिए इतना प्यार तो नहीं आया। तू कहना क्या चाहती है कि मैं अपनी ही बेटी और बहू में भेदभाव कर रही हूँ? हाँ बिल्कुल, बल्कि माँ होती है अपनी बेटी को समझने वाली, लेकिन आप सिर्फ भाभी को समझ रही है। दीदी को आप यहाँ बुलाती तक नहीं है, वो खुद आती है तो आप उन्हें कहती है अब तेरा घर तेरा ससुराल ही है।
तुम दोनों भी कल को ससुराल जाओगे तो वहीं के होकर रह जाओगे, इसीलिए मैं तुम दोनों से ये सब कह रही हूँ। तो भला इसमें बुराई ही क्या है? ठीक है माँ, आप साफ साफ कह दीजिए ना, ये मेरा घर नहीं बल्कि भाभी का है। खैर, मैं भाभी के लिए काजू बादाम भून दूं, कहीं उनको कमजोरी ना हो जाए। किरण के मन में अपनी ही भाभी को लेकर धीरे धीरे नफरत बढ़ने लगती है और वो अपनी भाभी चमेली से बात करना बंद कर देती है और ढंग से बात भी नहीं करती है। किरण, मैंने खाना बना दिया है, आप खा लो। माँ जी, आपका खाना लाऊं क्या? जरूरत नहीं भाभी आपके हाथों का खाना खाने की, मुझे इतनी आदत ही कहाँ। माँ ने जो सुबह खाना बनाया था वो खा लूंगी मैं। ये क्या तरीका है अपने भाभी से बात करने का? मैं वो माँ हूँ जो ननद और भाभी का तमाशा नहीं देख सकती। बहू को तो नहीं, लेकिन तुझे घर से जरूर निकाल दूंगी। आगे से ये ड्रामा मैंने देख लिया तो। किरण को ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उस वक्त तो अपनी माँ को कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में जाकर खूब रोती है। अब अगले दिन छत से कपड़े लाने जाने के समय शोभना अपनी बहू किरण से कहती है, बहू, तूने कपड़े लाए क्या छत से? नहीं माँ जी, जा ही रही थी। मुझे याद था कि मुझे कपड़े लाने जाना है, रोज का ही काम है। हाँ, थोड़ा चलना भी हो जाता है, लेकिन तू मेरे लिए एक कप चाय बना दे, मैं कपड़े ले आती हूँ। कब से किरण को चाय बनाने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन वो सुन ही नहीं रही है। तो माँ जी, आप ही छत से कपड़े उतार लाइए, मैं चाय बना देती हूँ। अब शोभना छत से कपड़े लाने तो जाती है, लेकिन जैसे ही शोभना कपड़े लेकर आ रही होती है, वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। शोभना के सर पर चोट आ जाती है। इधर शोभना की आवाज सुनकर उसकी दोनों बेटियां और बहू वहां पर आ जाती हैं। माँ आपको क्या हुआ? इतना खून? माँ, कुछ नहीं होगा आपको, मैं कुछ नहीं होने दूंगी, बस आप आंखें मत बंद कीजिए। माँ जी रुकिए, मैं अभी बाहर से किसी को बुला कर लाती हूँ। सीमा, तब तक आप माँ जी के सर पर कपड़ा बांध दीजिए। अब आनन फानन में शोभना को पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां शोभना को जल्दी से डॉक्टर खून चढ़ाते हैं और कुछ घंटों के बाद शोभना को होश आता है। इसके बाद शोभना से मिलने किरण और सीमा पहुंचती हैं। माँ, आप ठीक तो है ना? ये सब मेरा किया हुआ है। मैं ना सीढ़ियों पर तेल गिराती और ना आप वहाँ जाती, और ये सब नहीं होता फिर। यानी आपने वो तेल भाभी को चोट पहुंचाने के लिए गिराया था? लेकिन क्यों? आप सोच भी नहीं सकती हैं, अगर इससे किसी की जान चली जाती तो आप ईर्ष्या में इतना गिर सकती हो। मुझसे गलती हो गई माँ। मैंने जब देखा कि भाभी को इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है तो मुझसे देखा नहीं गया और मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। माँ, आप ठीक है ना? ये जो भी किया है तूने सही नहीं किया है, लेकिन तुझे पछतावा है। मुझे इसी बात की खुशी है। चमेली कहाँ है? माँ, भाभी इस हालत में कैसे आती? तो मैंने ही कहा उन्हें कि आप घर पे ही रहिए। तुम दोनों की बड़ी बहनों ने भी मुझे बहू को प्यार देते हुए देखा। बहुत कान भरे तो क्या मैं उसे मार दूं? इकलौता बेटा बहू है मेरे। जितना मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ, उतना ही मैं उनसे भी करती हूँ। किरण की एक गलती की वजह से शोभना की जान भी जा सकती थी, लेकिन इस हादसे के बाद वो समझ जाती है जो कुछ उसने किया वो गलत किया। इसके बाद से वो अपनी भाभी का खूब ख्याल रखती है और अपनी माँ को शिकायत का मौका तक नहीं देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।